ओके, सो नेक्स्ट कम्स शॉक। शॉक की वैसे डेफिनेशन क्या होती है? इनएडिक्वेट ऑर्गन परफ्यूजन, राइट, एंड डिलीवरी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर नॉर्मल टिश्यू एंड सेलुलर फंक्शन। ठीक है, बाकी हमें जो है ना एमसीक्यूज़ के लिए दीज टाइप्स ऑफ शॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हमारे पास जो है अब जो रेड कलर के हैं ना, जैसे ये वाला, ये तीन और ये दो, ठीक है, वो इनके प्राइमरी मसला है जो बेसिकली शॉक करा रहा है, वो आपको मेन पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हाइपोवोलेमिक शॉक होता है, हमें पता है हेमरेज की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से या बर्न्स की वजह से ही हो जाता है, ठीक है, इसकी वजह से वॉल्यूम डिप्लीशन हो जाती है। पीसीडब्ल्यू पी इसमें मेनली कम होता है, जो आपके पास पल्मोनरी कैपिलरी का वेज प्रेशर होता है ना, वो हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर कम हो जाता है, ये जो कि बेसिकली शॉक का वजह बनता है। उसके बाद आ जाता है जो कार्डियोजेनिक, यानी कि जो बेसिकली हार्ट का अपना मसला, एमआई हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, वेल्व का मसला हो गया, उसके अंदर एरिथमियाज हो गई, यानी कंडक्शन डिफेक्ट हो गया, ठीक है, लेफ्ट हार्ट का मेन डिसफंक्शनिंग की वजह से होती है। तो ये आपने याद रखना है कि जो ये कार्डियोजेनिक शॉक और दूसरा जो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक होता है, ठीक है, इसमें ये है कि बेसिकली ये टेंशन हीमोथोरिक्स आ गया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म आ गया, या दूसरे नंबर पे कार्डिक टेम्पोनार्ड जो होता है ना, ये वो हार्ट की कंडीशन है जिसके अंदर ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक होता है, यानी बंद, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है। और इन इन दोनों के अंदर बेसिकली आपके पास जो मेन प्राइमरी डिफेक्ट होता है वो होता है कार्डिक आउटपुट कम हो जाता है, ठीक है, तो कार्डिक आउटपुट जो है वो इन दोनों में कम हो जाता है। फिर आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक का क्या है मतलब, एक तो बेसिकली ये सीनस इंजरी इसका एक कॉज होता है, और दूसरा जो होता है एक होता है सेप्सिस, वो भी अर्ली सेप्सिस, एनाफाइलेक्सिस वगैरह, उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक होता है, ठीक है। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है इसमें प्राइमरी डिफेक्ट क्या हो रहा था, भाई वीनस रिटर्न, सिस्टमिक वीनस रिटर्न जो होता है ना वो कम हो रहा होता है। बाकी ये जो मैंने स्टार्ट बनाया, ये याद रखना है कि आपके पास सारों में ना कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो रहा होता है, ऑल टाइप्स ऑफ शॉक्स में एक्सेप्ट फॉर द सेप्सिस। सेप्सिस में ना कार्डिक आउटपुट ज़्यादा हो रहा होता है, यानी वेजो डायलिटेशन हो रही होती है, यानी पेशेंट की जो एक्सट्रीमिटीज़ होती है ना, आप हाथ लगाते हो तो वो गर्म होता है, ड्राई होता है। बाकी सब में कोल्ड क्लैमी स्किन होती है। शॉक में हम कहते हैं यूजुअली शॉक में कंडीशन तब है जब उसकी ठंडी स्किन हुई है, लेकिन जो सेप्सिस हुआ है ना, यानी कि कोई बैक्टीरियल आ गया सेप्सिस हो गया, तो वो वार्म स्किन होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लिनिकली याद रखने के लिए। दैन कम्स द कार्डियोजेनिक शॉक। व्हाट हैपन्स इन दिस इज़ के द आपके पास जो सॉरी कार्डियक टेम्पोनार्ड, उसमें क्या होता है कि आपके पास फ्लूइड जो है ना, आइदर ब्लड या इफ्यूजन बाहर पड़ा होता है, या वाटर होता है, सीरियस फ्लूइड होता है, या फिर ब्लड होता है, उसकी वजह से कंप्रेस हो जाता है हार्ट, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, हार्ट इनफ अच्छी तरह से जो है वो नहीं कर पा रहा पंप, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है आपके पास जिसमें फाइंडिंग्स आती है उसमें बैक स्ट्राइड हम कहते हैं, ठीक है, तीन चीज़ें होती हैं। जब हार्ट पंप भी नहीं अच्छे से कर पा रहा तो वहाँ पे हाइपोटेंशन, बीपी लो हो जाता है बंदे का, ठीक है, नेक वेन्स डिस्टेंडेड हो जाती हैं, ठीक है, इनगॉर्ज्ड हो जाती हैं। इसके अलावा जो हार्ट साउंड्स होते हैं ना, वो बहुत दूर दूर डिस्टेंट हार्ट साउंड्स आ रही होती हैं। बाकी पेशेंट का हार्ट रेट ज़्यादा होएगा। इसमें पल्सस पैराडॉक्सस होता है, ये पूछा जाता होता है कि एमसीक्यू में कि पल्सस पैराडॉक्सस किसका फीचर होता है, कार्डिक टेम्पोनार्ड का फीचर होता है, ठीक है। इसी जी में ना सारी ये देखें आप, लो वोल्टेज जो है ना वो आपके पास क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ रहा होता है, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रिकल ऑल्टरनेंस बोलते हैं। अच्छा, उसके अलावा क्या होता है कि आपके पास जो है ना आईवीसी प्लेथोरा, ठीक है, आईवीसी इन्फ्यूमिक वक्त से प्लेथोरा मतलब फेशियल जो है ना वो हो जाता है, रेडिश हो जाता है फेस ना बहुत ज़्यादा। अच्छा, उसके बाद आपने जो इसकी ट्रीटमेंट करनी होती है वो ज़ाहिर है पेरिकार्डियोसेंटिसिस करनी है, एक्स्ट्रा फ्लूइड या ब्लड बाहर जो पेरिकार्डियम में जमा हुआ है, ठीक है, उसको निकालना होता है सिरिंज के थ्रू, दैट इज़ पेरिकार्डियोसेंटिसिस, या फिर सर्जिकली ड्रेनेज करना होता है, ठीक हो गया। देन कम्स ये पेल्सिस पैराडॉक्सिस, क्या होता है ये बेसिकली और भी कंडीशंस में होता है, ये आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यू आता होता है, ठीक है। इंक्रीज इन द एम्पलीट्यूड ऑफ ब्लड प्रेशर बाय मोर देन 10 mm मर्करी ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ठीक है। जब इंस्पायर करते हैं ना तो उसका जो मतलब बीपी है 10 mm से ज़्यादा का ना फॉल कर जाएगा, तो उसको पल्सस पैराडॉक्सिस कहते हैं, ठीक है। नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता था ना, तो ये आपके पास उल्टा पैराडॉक्स कंडीशन हो गई है, ठीक है। इसमें ये होता है कि आपके पास कौन सी कंडीशंस होती है जिसमें देखा जाता है कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में जितनी भी पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है ना, जैसे सीओपीडी, एज़मा, ओएसए यानी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, क्रूप हो गया, क्रूप क्या होता है, लेरिंगो ब्रोंकाइटिस, जब इन्फ्लेमेशन उस पाथवे में हुई होती है। अच्छा, इसके अलावा कार्डिक टेम्पोनेट अभी पढ़ा जिसमें बेसिकली आपको जो है ना पल्सस पैराडॉक्सिस दिखता है, तो इसकी जो है ना आपके पास जो वो है ना निमोनिक, दैट इज़ कोड COAT कोड, COAT कोड, ठीक हो गया। तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसका एमसीक्यू आता होता है, ठीक है। ये पल्सस पैराडॉक्सिस जो है ना इसका एमसीक्यू बहुत पूछते होते हैं कि किन किन कंडीशन में, तो आपके पास लंग्स की कंडीशन सारी, ठीक है, जिसमें एजमा, सीओपीडी आ गया, ओएसए आ गया, इसके अलावा क्रूप आ गया, इसके अलावा कार्डिक टेम्पोनाट का पूछा जाता है जो मेन इंपॉर्टेंट जो आपको याद होना चाहिए। देन कम्स बेसिकली सिनकपी जो हो जाती है, ठीक है, इसमें ट्रांजिएंट सा लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है बंदे का, जैसे ही ब्लड में ब्लड फ्लो ब्रेन में ब्लड फ्लो थोड़ा सा भी कम जाता है तो आपके पास ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है। इसकी तीन टाइप्स होती हैं। एक रिफ्लेक्स होता है जो कि मोस्ट कॉमन क्या है, रिफ्लेक्स कंडीशन है, यानी वेजो वेगल, ठीक है, कि बंदा जो है ना वो फेंट हो जाता है, ठीक है, वहाँ पे वेगल स्टिमुलेशन हो जाती है, ठीक है। या फिर दूसरा ये आ जाता है डिफरेंट कैरोटर साइनस की हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। एक रिफ्लेक्स होता है, एक ऑर्थोस्टैटिक होता है, जिसमें बेसिकली ऑर्थोस्टैटिक का मतलब होता है कि ब्लड प्रेशर कम हो गया, ब्लड
ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया, हाइपोवोलेमिया, या फिर कोई ड्रग ऐसी है जैसे एंटी हाइपरटेंसिव देने की वजह से हो गया ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन, ठीक है, ऑटोनॉमिक डिसफंक्शनिंग की वजह से भी ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन हो जाती है। दैन कार्डियक में आपके पास हो जाता है कभी एरिथमियाज हो जाए, कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी होए, तो तब आपके पास जो है ना ये सिनकोपी हो जाती है, जैसे हमने हुक्म में पढ़ा था HCM हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी के अंदर पढ़ा था, और एओर्टिक स्टेनोसिस में भी पढ़ा था हमने सिनकोपी जो ओल्ड एज में होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इन्फेक्टिव एंडोक्राइटिस, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये आपके पास दो तरह की होती है, वैस्कुलर और इम्यूनोलॉजिकल। ओके, सो ये क्या होता है, आपके पास एंडोकार्डियल सर्फेस ऑफ द हार्ट जो होती है ना, ये उसका इन्फेक्शन होता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसमें आपके पास हार्ट वाल्व जो होती है ना, एक से ज़्यादा हार्ट वाल्व इन्वॉल्व कर सकती हैं, ज़्यादा जो कॉमनली कॉज बाय बैक्टीरिया, ठीक है, बाद में फंगस भी आता है लेकिन बैक्टीरिया ज़्यादा कॉमनली होता है। इसकी ना फॉर्म्स देखते हैं हम लोग, एक्यूट होती है और सब एक्यूट होती है। ये पूछा जाता है इनके ऑर्गेनिज्म, जो एक्यूट फॉर्म होती है ना, इसमें जो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है ना, स्टेफ ऑरियस, हम पता है स्टेफ ऑरियस बहुत सारी कॉमन कंडीशंस में इन्वॉल्व होता है, तो आप ये याद रखना कि एक्यूट में जो है ना क्लासिकली स्टेफ ऑरियस इन्वॉल्व होएगा, जो कि बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ है, ये हाई विरुलेंस इसका होता है, ठीक है। इसके अलावा ये कि ये इतना हाई विरुलेंस है कि जो आपके पास पहले से ख़राब वेल्स होती है ना, उन पे नहीं ये काम करता है। अगर पहले से जो ठीक वैल्स होती है ना, नॉर्मल वैल्स पहले से, मतलब एक बंदा बिल्कुल ठीक है, उसके ऊपर जाके हाई विजिलेंस होता है ना, तो ये नॉर्मल वैल्स के ऊपर भी उनका भी काम ख़राब कर देता है, लार्ज डिस्ट्रक्शन वेजिटेशन बना देता होता है, और इसका ऑनसेट भी रैपिड होता है। फिर जो सब एक्यूट कंडीशन होती है ना, वो इट इज़ कॉज बाय विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई विच इज़ अ लो विजिलेंस ऑर्गेनिज्म, उसका ऑपोजिट। एंड इन सब एक्यूट आपके पास ये रैपिड ऑनसेट होता है, और पहले से जो सॉरी ये सब एक्यूट हम पढ़े थे ना, उसमें ग्रेजुअल ऑनसेट होता है, और ये आपके पास डेंटल प्रोसीजर्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो सिनेरियो में पूछा जाता है कि जो डेंटल प्रोसीजर्स आपके पास बंदा करवा के, तो उसमें कौन सा ज़्यादा चांसेस हैं ऑर्गेनिज्म के, तो दैट इज़ अ लो विरुलेंस ऑर्गेनिज्म विच इज़ स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये पेपर में पूछते हैं। देन आपके पास जो है ना प्रेजेंटेशन का पूछते होते हैं, ठीक है, कि प्रेजेंटेशन कैसे होती है, ठीक है, तो ये आपके पास फीवर के साथ आती है मोस्ट कॉमनली, ठीक है, कोई एक मरमर आ सकता है। बाकी वेसल्स की और इम्यून सिस्टम के ना फिनोमेनाज होते हैं। अब जो वेसल्स का फिनोमेना, वैस्कुलर फिनोमेना होता है ना, उसमें क्या होता है, उसकी वजह से, अच्छा ये सारी चीज़ों में से कोई ना कोई एक चीज़ पूछी जा सकती है, पूछ सकते हैं इसके पीछे क्या मैकेनिज्म था, ठीक है, तो आपके पास बताने कि या वेसल्स का था या फिर इम्यूनोलॉजिकल था। सो आपके पास सेप्टिक एम्बोलिज्म होना, पिटिकियाज, स्प्लिंटर हेमरेजेस, जो बेसिकली नेल बेड के ऊपर लीनियर ऐसे करके होते हैं ना, ठीक है, जेन में लीजन्स आपके पास होती है, जो ये जो पेन लेस होती हैं, राइट, जेन में लीजन्स कैसे होती है, उसमें पेन नहीं होती, ये सारे जो है ना वेसल्स का फिनोमेना वैस्कुलर, ठीक है। इम्यूनोलॉजिकल कौन सा हो जाता है, इसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स डेपोजिशन हो जाती है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आ जाता है। ऑस्लर नोड्स, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ऑस्लर नोड्स आपके पास पेनफुल लीजन्स होती है, जो आपके पास पल्प होता है ना फिंगर का, यहाँ पे पेनफुल जैसे आउची, मतलब नोड्यूल्स बन जाते होते हैं, रेज्ड लीजन्स, राइट। उसके बाद अच्छा तो रॉथ स्पॉट्स, जो बेसिकली रेटिना के अंदर होते हैं, तो ये वाली चीज़ें जो है इम्यूनोलॉजिकल फिनोमेना की वजह से आती हैं, राइट। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट विच इज़ माइट्रल वैल्व, इसमें मोस्ट कॉमन पूछते हैं कौन सी वैल्व इन्वॉल्व है, माइट्रल वैल्व देन एयोर्टिक, तो ये कंफ्यूज नहीं हो ना, मोस्ट कॉमन इज माइट्रल वैल्व। उसके बाद आपके पास ट्राइकस्पिड वैल्व की इन्वॉल्वमेंट इज एसोसिएटेड विद आईवी ड्रग यूजर्स, तो एमसीक्यू में ना आईवी ड्रग यूजर का पूरा सिनेरियो आएगा, और पूछेंगे वैल्व अब कौन सी इन्वॉल्व है, तो ट्राइकस्पिड आती है। कॉमन एसोसिएशन इसकी क्या है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट आता होता है, ठीक है, कि अगर आपके पास कोई प्रोस्थेटिक वैल्व, किसी ने मतलब वैल्व ख़राब हो गई थी, तो उसने कोई प्रोस्थेटिक वैल्व लगवाई है, उसके ऊपर कौन सा ऑर्गेनिज्म आएगा, ठीक है, स्टेफ एपिडर्मिडिस आएगा, ठीक है। एपिडर्मिस का मतलब होता है स्किन वाला, तो आपके पास प्रोस्थेटिक वैल्व के ऊपर आएगा तो स्टेफ एपिडर्मिडिस आएगा, ठीक है। इसके अलावा जेनिटो यूरिनरी या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल GIT, इन सिस्टम के कोई भी प्रोसीजर किया आपने, उसमें एंटेरोकोकस ऑर्गेनिज्म आएगा, ठीक है। कोलोन का कैंसर किसी को गया, उसमें ये जो है ना स्ट्रेप्टोकोकस गैलेक्टोलिटिकस आएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिसको हैकेक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। सबसे ना एक नाम बनता है, ठीक है, H से हिमोफिलस, A से क्या बनता है, एग्रीगेटोबैक्टर, ठीक है, जिसको पहले ऐसी एक्टिनोबैसिलस बोलते थे, ठीक है। उसके बाद जाते हैं C से कार्डियोबैक्टीरियम, देन E से एकिनेला एंड देन किंगेला, ठीक है। ये आपके पास एक हैकेक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इज़ ग्राम नेगेटिव। देन कम्स के आपके पास जो है ना कल्चर नेगेटिव, आपके पास कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जो कल्चर पे ही आपके पास नेगेटिव आ रहे थे, वो कॉक्सियाला, बर्नेटाई और इसके अलावा बार्टोनेला आता है। इंजेक्शन ड्रग यूज़ वालों में मैंने ये आपको बताना था कि जो आपके पास इंजेक्शन ड्रग यूज़ होते हैं ना, आईवी ड्रग यूज़र्स, उनमें आपके पास कौन से इन्वॉल्व होते हैं ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। उसमें आपको बताना चाहिए कि आपके पास स्टेफ और ये से सूडोमोनास और कैंडिडा है, यानी इसमें फंगस भी आ जाता होता है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला काम ये होता है एंडोथेलियल इंजरी हुई, ठीक है, उसके बाद वेजिटेशन वहाँ पे बन गई, ठीक है। फिर आपके पास क्या होता है कंसिस्टिंग ऑफ वेजिटेशन, जिसके अंदर जो है ना प्लेटलेट्स है, फिब्रिन है, माइक्रोब्स है, ठीक है। उसके बाद वैल्व की रिगर्जिटेशन होती है, ठीक है, वहाँ पे फिर वहाँ पे एक सेप्टिक एम्बोलस बन जाता है, एम्बोलिज्म, ठीक है। वो एम्बोलिज्म जो है वो आपके पास ये इसमें ना ये याद रखने वाली बात है। इसके अलावा डायग्नोसिस कैसे इसकी होती है, आपने ब्लड कल्चर्स लेने हैं, लेकिन आपने मल्टीपल टाइम्स ब्लड कल्चर लेने हैं, ठीक है, और साथ साथ आपने एको भी कराना है पेशेंट का,
तो ये दो चीज़ें जो है ना वो डायग्नोसिस के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक हो गया? ठीक है। और उसके बाद ये एमसीक्यू एक आया था कि एयोटिक वाल्व या प्रोस्थेटिक वाल्व के ट्रांसप्लांट हुए तो आपने क्या इसको मेडिसिन देनी है, तो जेंटामाइसिन प्लस रिफैम्पिसिन देनी है। ठीक है। देन कम्स कि आपके पास एक होता है नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस। ठीक है। ये एक फिक्स याद रखने की बात है कि एसएलई के साथ इसकी एसोसिएशन है। इसका दूसरा नाम मेरेंटिक भी होता है, तो ये भी याद रखना है। ठीक है। ये काफ़ी रेयर होता है, नॉन इन्फेक्टिव होता है, ये इन्फेक्शन की वजह से नहीं होता। ठीक है। इसमें माइट्रल एयोटिक वाल्व दोनों इन्वॉल्व हो सकती हैं। ठीक है। इसके अलावा जो आपके पास ना स्टीराइल होता है। ठीक है। मैंने बताया नॉन इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन नहीं है, तो इसका मतलब है कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो इसका मतलब है वो साफ़ है, यानी स्टीराइल है। प्लेटलेट रिच थ्रोम्बस इसमें पड़ा हुआ होता है। ठीक है। जो डिसलॉज हो सकता है। बाकी है कि एम्बोलिज्म जब तक नहीं होता तो वो बंदा एसिम्प्टोमेटिक रहता है। इसकी एसोसिएशन किसके साथ है भाई? हाइपरकोएगुलेबल स्टेट्स नहीं होती, जैसे किसी में एडवांस मेलिग्नेंसी है, फॉर एग्जांपल पेनक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा है या फिर एसएलई है, तो एसएलई में इसको लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस कहते हैं। ठीक है। तो एक ये पूछा जाता है लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस किस में होता है? एसएलई के अंदर होता है। दूसरा जो आपके पास पूछा जाता है ये मेरेंटिक एंडोकार्डाइटिस जो होता है, ये आपके पास कौन से कार्सिनोमा में फॉर एग्जांपल मोस्ट कॉमन होता है? तो आपके पास पेनक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा में। तो ये जो दो है ना एमसीक्यूज, ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस। ओके। देन कम्स बेसिकली रूमेटिक फीवर। ठीक है। जब इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की बात करते हैं साथ ही नेक्स्ट टॉपिक रूमेटिक फीवर का आता है, क्योंकि ये काफ़ी मिलते जुलते हैं। अच्छा, रूमेटिक फीवर में क्या होता है? दिस इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ फेरिंजियल इन्फेक्शन। ठीक है। ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिस स्ट्रेप्टोकोकाई, यानी कि पेशेंट कहते हैं कि उसे जो है ना ये जब उसको मसला हुआ है, ठीक है, रूमेटिक फीवर वगैरह, अच्छा इससे ना कोई एक दो हफ्ते पहले जो है ना बंदे को दो चीज़ें पूछते हैं। ठीक है। ये आपको कोई सोर थ्रॉट या गले का कोई मसला तो नहीं हुआ, दूसरे नंबर पर कोई स्किन का कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ। अच्छा, इसके अलावा एक तो चीज़ आ जाती है ये फेरिंजियल इन्फेक्शन विद ग्रुप ए हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है। और बाद में जाके लेट से पहले इसका जो है ना रूमेटिक हार्ट डिजीज़ हो जाती है। अब इसमें हार्ट वाल्व कौन सी मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होती है? अगेन माइट्रल वाल्व इज मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व्ड, देन आयोटिक एंड देन द अदर वंस, राइट। अच्छा, उसके बाद ये कि अर्ली वैल्वुलर रिगर्जिटेशन इसमें होती है। ठीक है। इसकी एसोसिएशन किस किस के साथ है? अच्छा, ये जब आपके पास होता है ना तो आप देखते हो कि आपके पास कुछ सेल्स दिखते हैं। ठीक है। तो एश ऑफ बॉडीज़ अगर आपके पास एमसीक्यू में आ जाए या एंटी स्क्यू सेल्स आ जाए, तो ये दोनों चीज़ें जो है ना वो रूमेटिक फीवर के अंदर होती हैं। ठीक है। फिर आपने इसके क्या लैब्स कराने होते हैं? इसमें ASO टाइटर, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर ज़्यादा आया हुआ होता है, उसके अलावा एंटी DNase B टाइटर ज़्यादा आया होता है। ये दोनों इसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट्स होते हैं। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा जो है ये इम्यून मेडिएटेड ये टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, ये पूछते हैं कि रूमेटिक फीवर जो है ना किस टाइप का हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, तो ये टाइप 2 होता है। टाइप 2 वो होते हैं जो बेसिकली जिसमें सिर्फ और सिर्फ एंटीबॉडी आके जो है ना वो अटैक करती है। ठीक है। एंटीबॉडीज़ ज़्यादा होती हैं, तो देख लो ASO टाइटर ज़्यादा था ना एंटीबॉडी का, तो फिर इसका मतलब है टाइप 2 है ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ठीक है। इसके अलावा ये कि इसके अलावा एंटीबॉडीज़ टू M प्रोटीन वो क्रॉस रिएक्ट करते हैं विद सेल्फ एंटीजन्स ऑफ एन मायोसिन, मॉलिक्यूलर मिमिक्री। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछते हैं वो मॉलिक्यूलर मिमिक्री है। दूसरा MM याद रखना है। ठीक है। कि आपके पास M प्रोटीन होता है, उसके अगेंस्ट बनता है। ठीक है। जो बेसिकली उसका नाम क्या होता है? मायोसिन होता है। ठीक है। दूसरा आपने इसमें ट्रीटमेंट या प्रोफाइलैक्सिस क्या देनी होती है? आपने पेनिसिलिन देनी होती है। उसके बाद इसका एक क्राइटेरिया होता है वो आपको पता होना चाहिए, विच इज़ कॉल्ड एज जोन्स क्राइटेरिया। ठीक है। नाउ दिस इज़ जोन्स क्राइटेरिया। इसका ये ना मेजर क्राइटेरिया होता है जोन्स। ठीक है। इसके नाम से मैंने भी ऐसे याद किया है, JONES। सो J स्टैंड्स फॉर जॉइंट का मतलब माइग्रेटरी पोलियाथराइटिस, यानी वो कहते हैं कि भाई मेरे घुटने में था पहले, नी में, फिर जॉइंट पे नी से गायब हो गया ना माइग्रेशन का, कि वो अब जो है ना वो मेरे एल्बोज में आ गए या कहीं और। ठीक है। इस तरह आपको माइग्रेशन हो रही होती है, पोलियाथराइटिस, मोर देन वन जॉइंट इन्वॉल्व, तो जॉइंट मसला हो गया। ठीक है। ये O से हम हार्ट बना देते हैं तो कार्डाइटिस होता है। ठीक है। N से नॉड्यूल्स इन द स्किन, दैट इज सबक्यूटेनियस नॉड्यूल्स। E से आ जाता है एरिथेमा मार्जिनेटम, जो बेसिकली आपके पास क्या होता है कि रैश होता है मार्जिन्स पे ना हाथ के। इसके अलावा सिटन हेमकोडिया होता है जो कि इनवॉलंटरी इरेगुलर मूवमेंट्स होती हैं लिम्स की और फेस की। ठीक है। तो ये भी आपके पास इसका जो है ना ये मेजर क्राइटेरिया होता है। कुछ माइनर क्राइटेरिया की चीज़ें होती है, लेकिन आपको जो पेपर में याद रखना है वो मेजर क्राइटेरिया। माइनर में आपके पास भाई फीवर है, ESR ज़्यादा हुआ है थोड़ा सा, ASO ज़्यादा है, मतलब ये कुछ चीज़ें जो है ना उसमें माइनर चीज़ें होती हैं बहुत, है ना। सिफिलिटिक हार्ट डिजीज़, इसमें आपने याद रखना है जो MCQ आता होता है ना, अच्छा जो 3rd डिग्री सिफिलिस होता है ना वो आपके पास कहाँ पे जाके मसला कराता है? वेजा वेजोरम ऑफ द आयोटा। वेजा वेजोरम वो चीज़ होती है जो नर्व्स, वो वेसल्स होती हैं जो बेसिकली नर्व्स को ब्लड सप्लाई कर रही होती है। ठीक है। तो वेजा वेजोरम ऑफ द आयोटा को मसला कराती है। ठीक है। जिसकी वजह से उसकी वॉल एट्रोफी कर जाती है और आयोटा डायलेट कर जाता है। कैल्सिफिकेशन भी हो सकती है आपके पास आयोटिक रूट के अंदर। ठीक है। और इसके अलावा इसमें ट्री बार्क अपीयरेंस आती है आयोटा की, ये पूछा जाता है MCQ में, ट्री बार्क अपीयरेंस ऑफ आयोटा। और दूसरा आयोटिक इनसफिशिएंसी होती है इसमें। ये दो चीज़ें जो है ना MCQ में। देन कम्स एक्यूट पेरिकार्डाइटिस, दिस वन। ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपको ये देख रहे हैं हार्ट के इधर इन्फ्लेमेशन हुई हुई है। ठीक है। इर्द गिर्द इसमें ये प्रेजेंट करता है विद शार्प पेन। ठीक है। इसमें पेरिकार्डियम की इन्फ्लेमेशन हुई हुई होती है,
तो पेशेंट कहते हैं मुझे बहुत सीवियरली पेन हो रही है, जब मैं सांस अंदर की तरफ लेता हूँ ना तो मेरी पेन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, और जब मैं आगे की तरफ झुक के बैठता हूँ तो मेरी पेन ठीक हो जाती है। सो एग्रीवेटेड बाय इंस्पिरेशन, रिलीव्ड बाय सिटिंग अप एंड लीनिंग फॉरवर्ड, राइट। उसके बाद आ जाते हैं कि इसमें होता क्या है। इसमें बेसिकली आपको जो है ना, जब आप साउंड्स सुनेंगे ना तो आपको फ्रिक्शन सुनाई देगी, ठीक है। इसके अलावा ईसीजी में चेंजेस आ रही होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने याद रखना है एसटी सेगमेंट एलिवेशन होती है, लेकिन डिफ्यूज़ यानी सारी की सारी लीड्स में एसटी सेगमेंट एलिवेशन अगर आपको नज़र आ जाए तो दैट इज़ नॉट एमआई वगैरह, दैट इज़ ये चीज़ एक्यूट पेरिकार्डाइटिस। तो ये पूछा जाता है, ठीक है, दिस वर्ड डिफ्यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। या फिर आपके पास एंड या और पीआर डिप्रेशन, पीआर सेगमेंट की डिप्रेशन हो जाए, ठीक है, तो ये वाली बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे जैसे इडियोपैथिक होती है लेकिन वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, जैसे कॉक्सा की बी वायरस या मेलिग्नेंसी की वजह से हो सकती है, या कार्डियक सर्जरी की वजह से हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा एमआई की वजह से हो सकती है, जो पोस्ट कार्डियक इंजरी सिंड्रोम होता है उसमें। अदर देन दैट ऑटोइम्यून डिजीज़ लाइक एसएलईआर है, उनकी वजह से हो सकती है। रीनल फेलियर में यूरीमिया की वजह से जो है ना ये एक्यूट पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, ठीक है। आपने सुना होगा यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस, ठीक है। उसके बाद हो जाता है ट्रीटमेंट। आपने क्या देनी है, इन्फ्लेमेशन हुई है तो आपने एनसेड्स देनी है, साथ आपने कोल्चिसिन देनी है जो आगे एक्यूटली उसके इन्फेक्शन को कम करेगी। स्टेरॉइड्स देने हैं साथ आपने, और आपने अगर यूरीमिया है ना किडनी से रिलेटेड तो देन यू विल गो फॉर डायलिसिस, राइट। ओके, देन कम्स बेसिकली द कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, ठीक है। वो एक्यूट था, अब ये कंस्ट्रक्शन हुई है, ठीक है। ये जो है ना आपके पास क्रॉनिकली अगर आपके पास इन्फ्लेमेशन रहे ना पेरिकार्डियम की तो वो आपके पास वहाँ पे फाइब्रोसिस और कैल्सिफिकेशन बना देती होती है, जिसकी वजह से उसके पास स्पेस एक्सपेंशन की कम हो जाती है, वेंट्रिकल फिलिंग कम होती है, ठीक है। ये भी कॉजेज ऑलमोस्ट इसके भी वही हैं, ठीक है। लेकिन आपने जो एक चीज़ याद रखनी है दैट इज़ टीबी। टीबी का अगर एमसीक्यू आता है ना, ये एमसीक्यू में पूछेंगे, ठीक है, कि बताएं कि जी है ना सिनेरियो पूरा टीबी का दिया होगा और कहेंगे बताएं कौन सी हार्ट की कंडीशन इसमें कॉमन है, या इस तरह करके कोई ना कोई पूछा जाएगा। सो टीबी के साथ इसकी एसोसिएशन कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस की इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। और बाकी ये कि इसमें एक स्मॉल साइन एक आता है, ठीक है। और पल्सस पैराडॉक्सिस इसमें भी शो रहा था, वो मैंने पहले ही पल्सस पैराडॉक्सिस की कॉजेज़ में बताया था, बाकी पेरिकार्डियल नॉट। सो स्मॉल साइन इसमें आता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट, so congratulations, this is the last page for pathology of cardiovascular system. So let's just get started. This is the small sign now जिसके बारे में आपको अभी भी बताया। ये होता कि इसमें आपके पास ये होता है कि जेवीपी आपके पास इंस्पिरेशन पे ना राइज हो रही होती है, ठीक है, जो कि ऑपोजिट काम है। वैसे नॉर्मली ऐसा नहीं होता, ठीक है। पैराडॉक्सिकल इंक्रीज इन द जेवीपी ऑन इंस्पिरेशन। नॉर्मली हमारे पास जो है ना क्या होता है, जब हम इंस्पायर करते हैं नेगेटिव इंटरथोरेसिक प्रेशर ज़्यादा होता है, जिसमें वीनस रिटर्न ज़्यादा होता है और जेवीपी कम हो जाती है, ठीक है। सो ये ऑपोजिट हो रहा होता है काम, ठीक है। इसकी वजह से आपके पास ये इसको जो है ना वो स्मॉल साइन बोलते हैं, ठीक हो गया। और ये किन किन कंडीशन में देखा जाता है, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। बाकी रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में भी आपको बताया था मैंने, राइट हार्ट फेलियर में, मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म में, और इसके अलावा कुछ ट्यूमर्स में देखा जाता है, ठीक है, एट्रियल वेंट्रिकल्स के। देन कम्स द नेक्स्ट कंडीशन विच इज़ मायोकार्डाइटिस। अच्छा, ये बड़ी मजे की कंडीशन है, ठीक है, और इसकी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने पक्का याद रखने हैं। अच्छा, इसमें मायोकार्डाइटिस में ना मायोकार्डियम की इन्फ्लेमेशन हो गई, ठीक है। ये मेजर कॉज होता है सडन कार्डियक डेथ का एडल्ट्स में 40 ईयर्स से कम जो होते हैं पेशेंट्स उनमें। अच्छा, इसमें जो याद रखने वाली बात है ना वो ये होती है कि जो आपके पास पेशेंट को साइंस एंड सिम्टम्स तो बहुत आ रहे होते हैं, लेकिन परसिस्टेंटली टेकीकार्डिया हो रहा होगा, पेशेंट को ना अपनी हार्ट बीट सुनाई दे रही होगी, सॉरी पैल्पिटेशंस नहीं, टेकीकार्डिया नहीं, उसकी हार्ट बीट जो है ना वो काफ़ी फास्ट आ रही होगी परसिस्टेंटली, आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू फीवर, यानी कि फीवर भी होगा लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ क्या हो रही होगी, परसिस्टेंट टेकीकार्डिया हो रहेगा। दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस डिजीज़, ठीक है। उसके बाद इसके कॉजेज बहुत सारे होते हैं, जैसे वायरल में आपके पास डिफरेंट किस्म के वायरसेस आ जाते होते हैं, ठीक है। इवन कोविड-19 कॉजेज दिस टू। देन हमारे पास इसमें जो है ना ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अगर आपके पास लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट आएगा तो ये आपके पास जब पेपर में पूरा सिनेरियो दिया होगा और लिखा होगा कि लिम्फोसाइट्स बहुत ज़्यादा आए तो वो मायोकार्डाइटिस होएगा, ठीक है। दैट इज़ हाईली इंडिकेटिव ऑफ वायरल मायोकार्डाइटिस। लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ना, कुछ पैरासाइट्स भी ये कराते हैं लाइक दीज, कुछ बैक्टीरियाज ये कराते हैं लाइक दीज, क्राइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा बोरेलिया। कुछ टॉक्सिन्स ये कराते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड कराता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो वेनम होता है ब्लैक विडो का वो। इसके अलावा रूमेटिक फीवर भी आपके पास मायोकार्डाइटिस करा सकते हैं। इसके अलावा कुछ ड्रग्स होती हैं लाइक डॉक्सोरूबिसिन एंड कोकेन, वो जो है ना वो ये कंडीशन कराती हैं। फिर ऑटो इम्यून कंडीशंस लाइक कावासाकी डिजीज़, सार्कोइडोसिस, एसएलई, पोलीमायोसाइटिस वगैरह, ठीक है। ये चीज़ें भी आपका मायोकार्डाइटिस करा सकती है। सो दीज आर ऑल द कॉजेज़। इसको आपने क्विकली जो है ना वो गो थ्रू कर लेना है। देन कॉम्प्लिकेशंस जो इसमें अब जैसे पहले ही बताया, सडन डेथ हो सकती है, इर्मियास हो सकती है, हार्ट ब्लॉक हो सकते हैं, ठीक है, हार्ट फेलियर हो सकता है, थ्रोम्बस वगैरह बन सकते हैं, राइट। देन कम्स दी हेरिडिटरी हेमोरेजिक टेलेंजिएक्टेसिया, ठीक है। इसको दूसरा नाम होता है ऑसलर वेबर रेंटाउ सिंड्रोम, राइट। दिस इज़ एन ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन, ठीक है। और ये जो डिसऑर्डर होता है ना ये ब्लड वेसल्स का होता है, जैसे कि, ठीक है। उसके अलावा फाइंडिंग्स में आपके पास क्या होती है, ब्लैंचिंग लीजन्स आ रही होती हैं स्किन के ऊपर और म्यूकस मेम्ब्रेन्स के अंदर, ठीक है। बाकी एवी मैल्फॉर्मेशंस भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल कहाँ पे इसकी कॉज हो सकती है और वो कहाँ पे होती है, ब्रेन में, लंग्स में और लिवर में, ये कॉमन साइट्स हैं, ठीक है। ब्लीडिंग वगैरह के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है।
ये जो AV malformations होती है ना, ये abnormal high flow connections होते हैं एट्रिया, आर्टरी और वेन के बीच में, ठीक है। सो abnormal high flow connection between artery and vein, ठीक है। Then comes the last topic that of pathology, that is cardiac tumors। या कुछ मिक्सोमा एंड रेब्डोमायोमास होते हैं, ठीक है। जो आपके पास मिक्सोमा होते हैं ना, अच्छा वैसे आपको पता हो जो मोस्ट कॉमन कार्डिक ट्यूमर होते हैं ना वो मेट्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेलानोमा, मतलब किसी को स्किन का मेलानोमा हुआ कैंसर, उसके जो मेट्स आए ना वो आपके पास कार्डिक तक पहुंच गए, तो वो मेट्स जो होते हैं ना ज़्यादा कॉमन होते हैं ट्यूमर्स, ये इतने कॉमन नहीं होते। खैर मिक्सोमास क्या होते हैं, मोस्ट कॉमन प्राइमरी कार्डिक ट्यूमर होता है एडल्ट के अंदर, ठीक है। और यही जो चीज़ अगर बच्चों में होती है कॉमन तो वो रेब्डोमायोमास होते हैं, ठीक है। अब आपके पास जो एडल्ट्स में होता है ना, इसमें 90% जो है ना वो आपके पास एट्रिया के अंदर। ये पूछा जाता है कि मिक्सोमा कहाँ पे होता है एट्रिया, ये भी MCQ का आया था कि बॉल वेल्व का पूछा गया था, ठीक है। तो आपके पास जो बॉल वेल्व ऑब्स्ट्रक्शन होती है ना वो लेफ़्ट एट्रियम के अंदर होती है और उसको मिक्सोमा कहते हैं, ठीक हो गया। और इसके अलावा ये कि मल्टीपल सिंकिपल एपिसोड्स आ रही होती है बंदे को, इसमें ये भी याद रखना है कि ट्यूमर की जैसे IL-6 की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है। बाकी वही हर ट्यूमर में पता है कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स होते हैं, फीवर, वेट लॉस, राइट। उसके बाद आपके पास एक मर्मर अर्ली डायस्टोलिक सुनाई दे रहा होता है जिसमें ट्यूमर प्लॉप कहते हैं, जो कि मिमिक करता है माइट्रल स्टेनोसिस के मर्मर को, ठीक है। हिस्टोलॉजी पे आप देखते हो ना, आपको जेलेटिनस मटेरियल दिखता है, ठीक है। मिक्सोमा सेल्स दिखते हैं, तो जो कि बेसिकली इमर्स होते हैं इन ग्लाइकोमाइनोग्लाइकेन्स में। तो ये एक MCQ पूछे जा सकते हैं, जेलेटिनस मटेरियल आ रहा है तो क्या है, ठीक है। एडल्ट्स मेक 6 मिक्स ड्रिंक्स, ये आप ऐसे ही मतलब याद रखने के लिए। देन कम्स रेब्डोमायोमास, बताया बच्चों में होता है प्राइमरी कार्डिक ट्यूमर। इसके अलावा ये एसोसिएशन इसकी किसके साथ है ये पता नहीं, बच्चों में ट्यूबरस स्क्लेरोसिस के साथ इसकी एसोसिएशन है, ये पूछा जाता है, ठीक है। ट्यूबरस स्क्लेरोसिस हिस्टोलॉजी में इसमें कौन सी ग्रोथ मिलती है, हमाटोमेटस ग्रोथ। तो अगर आपके पास MCQ में हमाटोमेटस ग्रोथ आता है तो दैट इज़ रेब्डोमायोमास, ठीक है। और ये इसकी लोकेशन मोस्ट कॉमन क्या है, वेंट्रिकल्स। जैसे अब जो ऊपर वाला था मिक्सोमा वो एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में ज़्यादा कॉमन होती है। जो रेब्डोमायोमा होते हैं ये बच्चों में और वेंट्रिकल में ज़्यादा कॉमन होते हैं, इसमें आपके पास हमाटोमस ग्रोथ होती है और ये ट्यूबरस स्क्लेरोसिस के साथ एसोसिएटेड होता है। अब तक आपको याद हो चुका होगा, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पैथोलॉजी ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगी एक ही लेक्चर में फार्माकोलॉजी पढ़ाऊँगी या मैक्सिमम 2 जाएंगे, ठीक है। वीडियो ना लंबा करूँ इसलिए, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड।